हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है और इस वीडियो में जो एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 में जो शब्द शक्ति वाला पोर्शन दिया है उसको हम करने जा रहे हैं। शब्द शक्तियाँ ये लूसेंट में दिया हुआ है, लूसेंट से ही करेंगे मुख्यतः। और इसका एक प्रश्न आ सकता है जो 2 अंक का होगा, और यहाँ जो लघुत्तरी प्रश्न है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, उसमें जो शब्द शक्तियों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले शब्द शक्ति होती क्या है? वर्ड पावर। तो जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार की छवि निर्मित होती है, हमें उसका कुछ अर्थ ज्ञात होता है। जैसे मैंने बोला बैल, या मैंने बोला चाट, या मैंने बोला मिठाई। तो एक विशेष प्रकार का पदार्थ या जीव हमारे दिमाग में आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस शब्द में कुछ ना कुछ शक्ति छुपी हुई है, कोई ना कोई ताकत है जो उसको हमको अर्थ बोध कराती है। तो शब्द की वह क्षमता जिसके कारण उसका अर्थ प्रकट होता है, या शब्द की जिस शक्ति के द्वारा, या जिसका शब्द की जिस शक्ति के कारण शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है, वह शब्द शक्ति है। अर्थात शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। इसे संक्षेप में शक्ति कहते हैं, वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। तो शब्द की वह शक्ति जिससे किसी अर्थ का बोध हो। जैसे मैंने बोला चाट, चाट तो चाट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक प्रकार का खाद्य पदार्थ आया, क्योंकि उस शब्द के अंतर्गत कोई एक शक्ति छुपी हुई थी। तो शब्द की वह क्षमता या शक्ति जिसके कारण उसका अर्थ प्रकट होता है, शब्द शक्ति कहलाता है। इसको सुनने पर हम पर कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बोला चाट तो मुंह में पानी आ गया होगा, या मैंने बोला इमली, है ना, या मैंने बोला कैरी, तो मन में मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उस शब्द के पास एक शब्द शक्ति छिपी हुई है। ठीक है। हिंद अब अगला पॉइंट है, हिंदी के जो रीतिकालीन आचार्य हैं चिंतामणि, उन्होंने कहा है कि जो सुनाई दे वो शब्द है, और जो समझ में आए वो उसका अर्थ है। अर्थात जो सुनाई दे, सुनाई पड़े वह शब्द है, और उसे सुनकर जो हमें समझ में आता है वह उसका अर्थ है। स्पष्ट है कि जो ध्वनि है वो शब्द है, और उस ध्वनि से जो हम संकेत या मतलब ग्रहण करते हैं वो उसका अर्थ है। अब अगला शब्द है बोधक या बोध। तो बोधक क्या है? जो बोध कराने वाला होता है, अर्थात चाट। चाट मैंने बोला तो वो चाट जो शब्द है वो बोधक है, और बोध यानी जो उसका अर्थ है, मतलब जो एक प्रकार विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ है जिससे हमें उसका अर्थ बोध हुआ, वो उसका बोध है। ठीक है। वही मैंने बात यहाँ पे, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे पहले भी दोहरा चुका हूँ कि मिठाई या चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। सांप या भूत का नाम देखते ही मन में भय का संचार होता है। ये प्रभाव अर्थगत है। अच्छा, जिस शक्ति द्वारा शब्द का प्रभाव बढ़, ये वाला पॉइंट छोड़ के ये शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है ना। इसे शक्ति भी कहते हैं, वृत्ति या व्यवहार भी कहा जाता है। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक मतलब जो सिंपल हो, जैसे मैंने किसी को कहा बैल, किसी को नहीं, मैंने कहा बैल, तो आपके मन में एक विशेष प्रकार का जीव आया बैल, जिसकी 4 टांगे हैं, 2 कान हैं, 2 सींग है ना, और मुख्यतः शायद सफ़ेद रंग का ही आया होगा, है ना। तो ये सीधा-सीधा अर्थ आया। वैसे सफ़ेद रंग का इससे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं। वाचक जिसमें सीधा-सीधा अर्थ है। लक्षक, अब मैं किसी इंसान को कहूँगा कि तू तो बैल है, तो मैं उसको, सबको पता है कि वो एक इंसान है, लड़का है, तो मैं उसका यहाँ पे मुख्यार्थ को छोड़ करके, जो बैल बैल शब्द है, बैल का मुख्यार्थ क्या है कि वो एक जीव है, लेकिन मुख्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ पर ध्यान दे रहा हूँ। लक्ष्यार्थ मतलब क्या? लक्ष्यार्थ मतलब क्या कि बैल के लिए हम कहते हैं कि मंद बुद्धि टाइप का। तो वहाँ पे अव्यंजक मतलब क्या कि जब मैं किसी ऐसे जिसके बहुत सारे अर्थ निकल आए, जैसे मैंने बोला कि शाम है ना, शाम हो गई है। अब शाम हो गई है कौन किसको कह रहा है? ठीक है। जैसे किस कृषक मजदूरों को कह रहा है, पिता अपने बच्चे को कह रहा है कि शाम हो गई है, पढ़ने बैठ जाओ, या जो सास है वो अपनी बहू को कह रही है कि शाम हो गई है, रसोई की तैयारी करो। तो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, व्यंजक यानी जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक लक्षक और व्यंजक। अब 3 प्रकार के शब्द हैं तो 3 प्रकार के ही अर्थ होंगे। वाचक, लक्षक और व्यंजक जब 3 प्रकार के शब्द हैं तो 3 प्रकार के ही अर्थ होंगे। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ को अभिधेयार्थ, अभिधेयार्थ
और मुख्यार्थ भी कहते हैं, और लक्ष्यार्थ को तो लक्ष्यार्थ ही कहते हैं, और व्यंग्यार्थ को व्यंजनार्थ भी कहा जाता है। तो जब 3 प्रकार के शब्द हैं, तो 3 प्रकार के अर्थ हैं, तो 3 प्रकार की शक्तियाँ होंगी। 3 प्रकार की शक्ति क्या है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिस क्रम में मैं बोल रहा हूँ, उसी क्रम में आपको लिखते जाना है। वाचक, लक्षक, व्यंजक, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। 4-5 बार दोहराएंगे तो आपको ये 9 नाम याद हो जाएंगे। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वाच्यार्थ जो होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, कथित होता है, मतलब सीधा-सीधा सेंटेंस होता है कि मैंने बोला बैल खड़ा है, तो आपके मन में बैल एक विशेष प्रकार का जीव आया है और खड़ा हुआ है, मतलब कहीं पर आपने चित्र बनाया मन में कि बैल खड़ा हुआ है, इसमें आपने और कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाया। लक्ष्यार्थ लक्षित होता है, मतलब शब्दों में नहीं जाकर के हम उसके पीछे का अर्थ समझते हैं, जैसे चुल्लू में पानी में डूब मरना, है ना, या वह बैल बुद्धि है, या वो गधा है। तो मैंने कहा जैसे अंकुर गधा है, तो आपको पता है कि जो पढ़ा रहा है इस समय अंकुर, वो गधा नहीं है, वो एक इंसान है। तो लेकिन अंकुर गधा है, मतलब कि उसके पास जो दिमाग है वो नॉलेज नहीं है, अच्छा। तो वो हो गया लक्ष्यार्थ। फिर होता है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ मैंने आपको पहले बता दिया। फिर होता है व्यंग्यार्थ, व्यंजित, ध्वनित या सूचित या प्रतीत होता है, मतलब ना इससे मुख्यार्थ निकलता है ना लक्ष्यार्थ निकलता है, इससे कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, वो डिपेंड करता है कि कौन किससे क्या कह रहा है। ये होगा। तो 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ, 3 प्रकार की शक्तियाँ। अब अब शब्द शक्ति के प्रकार। तो प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर, ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रक्रिया के आधार पर कि हम किस प्रक्रिया के आधार पर कह रहे हैं, सीधा हम क्या किस प्रोसेस के आधार पर कह रहे हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, जैसे बैल को बैल ही कह रहे हैं। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होता है, मतलब मैंने बोला लड़का बैल है, तो मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ, मतलब लड़का बैल है, तो बैल तो नहीं है, लेकिन बैल को हम कैसे बोलते हैं, या लड़का गधा है समझ लेते हैं। तो लड़का गधे को हम किससे जोड़ करके देखते हैं? गधे को हम जोड़ करके देखते हैं बेवकूफ आदमी से, कि तू तो पूरा गधा है। तो लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंधित, लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का। तो मुख्यार्थ से संबंध मतलब लड़का गधा कहना चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी बेवकूफ कहना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए गधा बोल लूंगा, उसको गाय नहीं बोलूंगा। गाय के लिए हम सीधा साधा शब्द बोलते हैं, जैसे मैंने बोला सीता गाय है ना, तो मुख्यार्थ से संबंध होता है। मुख्यार्थ क्या है? लड़का है अभी, लड़के को मैं कहना चाह रहा हूँ गधा बेवकूफ, तो उसके लिए मैं गधा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ। लेकिन व्यंजना से ना मुख्यार्थ का बोध होता है ना लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से ही भिन्न अर्थ निकलता है, जैसे मैंने बताया वही शाम वाला, कि शाम हो गई है, खेलना कूदना बंद कर दो। अब अभिधा शब्द शक्ति। अब 3 हम शब्द शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, वर्ड पावर। तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो पहला शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति मतलब नाम, जैसे बैल का नाम बैल है, गधे का नाम गधा है ना, उसका कुछ नाम रख दिया है, और उसका एक नाम से संज्ञा शब्द है, इसमें हमेशा संज्ञा शब्द होगी, उसको बोला जा रहा है, नाम जोड़ के देखा जाता है। वो किसी भी चीज का हो सकता है, नाम जाति का, क्रिया का, किसी का भी। अभी आगे मैं समझाऊंगा वो भी। तो अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा को शब्द शक्ति में बोलते हैं लिटरल सेंस ऑफ अ वर्ड। अब इसकी परिभाषा, जिस शक्ति जिस शक्ति के माध्यम से, मतलब शब्द की जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात या लोक प्रचलित या पूर्व विदित अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लोक प्रचलित मतलब बैल को हम एक विशेष प्रकार के बैल जीव की तरह देखते हैं, गाय का नाम गाय रखा गया है, गधे का नाम गधा रखा, उस जीव का नाम गधा रखा गया है, तो साक्षात लोक प्रसिद्ध अर्थ उसका यही है, गधा, बैल, है ना। तो शब्द की जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतित लोक प्रसिद्ध पूर्व प्रचलित पूर्व विदित, पूर्व विदित मतलब पहले से ज्ञात अर्थ बोध होता है, उसे ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही वह बैल नामक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं, उसे आदमी या किताब नहीं समझते हैं। हम 2 शब्द देख चुके हैं, जैसे बोधक और बोध्य। तो अगर हमें बोले बैल, तो बैल यहाँ पे वाचक होगा, और जो बैल से हमें जिस जीव का बोध हो रहा है वो वहाँ पे बोध्य होगा। तो बैल वाचक है, जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है।
परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से या पूर्व विदित पहले से मालूम है। मतलब प्रचलित है समाज में पहले से कि बैल, इस जीव का नाम बैल है, या इस जीव का नाम गधा है, या इस जीव का नाम गाय है। यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। हमको स्पष्ट है कि इस जीव का नाम बैल है। अभिधा का अर्थ होता है नाम। अभिधा अर्थात नाम। अब ये एक परिभाषा हो गई शब्द की। जिस अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या होती है कि शब्द की जिस शक्ति के द्वारा, शब्द की जिस शक्ति के द्वारा साक्षात संकेतित पूर्व प्रचलित पूर्व विदित अर्थ ज्ञात होता है, उसी को हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। अभिधा का अर्थ होता है नाम। दूसरे में नामवाची अर्थ बताने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। है ना? अब नाम किसी भी चीज का हो सकता है, गुण का हो सकता है, द्रव्य का हो सकता है, क्रिया का हो सकता है, किसी का भी नाम होता है। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। अलंकार शास्त्रियों ने कहा कि कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन जो हिंदी काल, अभी मैंने नेट से पॉइंट निकाले हुए हैं, मैं अपने नोट से भी बताऊंगा, इसलिए बी विद मी। तो जो हिंदी के जो रीतिकालीन आचार्य हैं देव, उन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। लेकिन अभी जो हिंदी के रीतिकालीन आचार्य हैं देव, उन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार तो आता है, लेकिन जो चमत्कार है वो होता वाच्यार्थ में ही है, अर्थात मुख्यार्थ में ही है, अर्थात अभिधेयार्थ में ही है। क्या बोला है रामचंद्र शुक्ल ने कि वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार तो आता है, लेकिन जो चमत्कार होता है वो वाच्यार्थ में ही होता है। अतः वाच्यार्थ को देने वाली अभिधा शब्द शक्ति का अपना एक महत्व है। अब लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। याद रखिएगा, हम शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। एक प्रकार, तीन प्रकार के शब्द होते हैं, तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। तीन प्रकार की शब्द शक्ति हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा हमने समझ लिया कि अभिधा क्या होता है, जिससे लोक प्रसिद्ध साक्षात शब्द की वह शक्ति, जिससे शब्द का लोक प्रसिद्ध साक्षात पूर्व विदित अर्थ का हमको बोध होता है। जैसे कि बैल को हम बैल कहना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट है लक्षणा शब्द शक्ति, फिगरेटिव सेंस ऑफ वर्ड। जैसे हम मुहावरे में, हम जब भी लक्षणा है तो आप मुहावरा याद कीजिए कि हम शब्दों पर नहीं ध्यान देते हैं, हम उसके पीछे के जो मीनिंग छुपा है, जो उसका अर्थ छुपा है, उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे कहा गया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तो आपको भी पता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरा जा सकता, ज़्यादा पानी लगेगा। तो इसका हम, लेकिन इसके पीछे का हम अर्थ ये समझते हैं कि अरे बेवकूफ़, चुल्लू भर पानी में डूब मर, मतलब कि बेइज्जती होना, बेइज्जती हो गई। तो उसके पीछे का हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो लक्षणा में क्या होता है? अब लक्षणा की परिभाषा, अभिधा के असमर्थ हो जाने पर। अभिधा के असमर्थ हो जाने, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने कहा लड़का बैल है, तो लड़का बैल नहीं हो सकता। जो मुख्यार्थ है ना, जो अभिधा है वो असमर्थ हो गई। यहाँ पे लड़का बैल नहीं हो सकता। तो अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से जिस माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो, उसे ही लक्षण कहते हैं। अब हमने हमको हम हमको बचपन से सिखाया गया है क्या, कि जो आ, किसी को बैल बुद्धि कहना हो या किसी को गधा बेवकूफ कहना हो, तो उसको हम गधा कहते हैं, या बेवकूफ कहना हो तो गधा कहते हैं, या मंद बुद्धि कहना हो तो बैल कहते हैं, बैल बुद्धि कहते हैं। तो हमारे दिमाग में पहले उस शब्द में वो शक्तियां छुपी हुई हैं, ब्रेन में फीड किया गया है, इस दुनिया ने, इस समाज ने, लोगों ने, कि मंदबुद्धि कहना हो तो बैल, बेवकूफ कहना हो तो गधा। तो अब चूंकि मुख्य अर्थ में बाधा है, अभिधा असमर्थ हो गया है। अभिधा मतलब सीधा सीधा लड़का बैल नहीं हो सकता, गधा नहीं हो सकता। तो हम इसके पीछे के मीनिंग पे जाएंगे। क्या कि मीनिंग क्या, कि लड़का गधा है, अंकुर गधा है, तो अंकुर गधा नहीं है, अंकुर बेवकूफ है। तो अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो, उसे लक्षणा कहते हैं। अब ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, 3-4 वीडियो और बना दूंगा। ठीक है। अब लक्षणा की शर्तें हैं। तो लक्षणा के लिए 3 शर्तें होती हैं, मुख्यार्थ में बाधा। अब 3 शर्तें अनिवार्य हैं लक्षणा के लिए। लक्षणा की शर्तें 3 होना चाहिए। पहला, मुख्यार्थ में बाधा होनी चाहिए। पहली बता दिया गया है कि मुख्यार्थ में बाधा मतलब कि
जैसे मैंने बोला अंकुर गधा है, तो अंकुर गधा नहीं हो सकता, क्योंकि अंकुर एक इंसान है। तो मुख्यार्थ में बाधा है इस वाक्य में जो मैंने बोला, तो मुख्यार्थ में बाधा होनी चाहिए, लेकिन वो बाधा असंगत नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला अंकुर पत्थर है, तो पत्थर में कोई वो नहीं है ना। पत्थर दिल बोला जाए तो समझ में आ सकता है, लेकिन अंकुर पत्थर है तो पत्थर के पीछे कोई अर्थ नहीं है। तो अगर मैं उसको बेवकूफ़ कहना चाह रहा हूँ अंकुर को, तो मुझे यहाँ पे गधा ही कहना पड़ेगा अंकुर, क्योंकि पत्थर के लिए हम गधा शब्द, बेवकूफ़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, है ना। तो इसमें मुख्यार्थ मुख्यार्थ पहले तो क्लियर हो गया कि मुख्यार्थ में बाधा होनी चाहिए और वो असंगत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए। अब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होना चाहिए। अगर मैं अंकुर को, ये दूसरा पॉइंट ही मैंने बोल दिया अभी, कि अगर मैं अंकुर को बेवकूफ़ कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए गधा ही शब्द बोलना पड़ेगा, क्योंकि गधे को ही हम बेवकूफ़ मानते हैं। वो होता नहीं है, वो मेहनती जीव है, लेकिन बता रहे हैं, केवल बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा है मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होना चाहिए। मतलब अगर मुझे किसी को बेवकूफ़ कहना है, अंकुर को बेवकूफ़ कहना है, तो वहाँ पे मुझे गधा शब्द को, या फिर ऐसा ही कोई शब्द होना चाहिए जिसका संबंध बेवकूफ़ से हो, है ना। उल्लू कह सकते हैं। उल्लू ऐसे रात में जगने वाला है ना, बेवकूफ़ के लिए भी शायद उल्लू का उपयोग होता है। तो यहाँ पत्थर नहीं बोला जा सकता, या कंकड़ नहीं बोला जा सकता कि अंकुर कंकड़ है। तो कंकड़ में वो बेवकूफ़ वाली जो हम कहना चाह रहे हैं, वो वाक्य में आ ही नहीं पाएगा। तो यही बोला कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होना चाहिए। जैसे गधे को बेवकूफ़ कहा जाता है, और मुझे किसी लड़के को बेवकूफ़ कहना है, तो इनमें संबंध होना चाहिए। फिर रूढ़ि या प्रयोजन। अब जो हम किसी को ये कहते हैं ना कि लड़का गधा है, तो ये जो गधा है ना, ये दो कारण से होता है। या तो पूर्व प्रचलित है ना, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र है, ठीक है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र एक इंसान थे जो अपने सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये रूढ़ी चली आ रही है कि किसी को हम सच्चा कहना चाहते हैं, तो तुम हम ये कहते हैं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो रूढ़ी चली आ रही, तो रूढ़ी या प्रयोजन, दो आधार पर ही हम लक्षण शब्द का उपयोग करते हैं। एक तो रूढ़ी, या किसी को पहले से चला आ रहा है, या प्रयोजन कि किसी को हम बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो हम उसके लिए गधा कहते हैं। ये बोला कि मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई रूढ़ी होती है, या तो कोई प्रयोजन होता है। रूढ़ी क्या होती है? वह परंपरा है जिसके कारण किसी शब्द का मुख्यार्थ बाधित होने पर उसका कोई अर्थ, विशेष स्वीकृत अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, जैसे मोहन गधा। मतलब मुख्यार्थ बाधित है, क्योंकि लड़का गधा नहीं हो सकता, तो मुख्यार्थ बाधित है। अर्थ विशेष स्वीकृत अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, जैसे मोहन गधा है। अब 3 नंबर में ये सवाल बन सकता है कि शब्द शक्ति का महत्व क्या है। तो शब्द शक्ति की महत्व के लिए 3 या 6 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो पहला ये है कि किसी शब्द का जो महत्व है, जैसे गधा है, बैल है, गाय है, तो उसमें निहित अर्थ पर निर्भर होता है। बगैर अर्थ के शब्द का अस्तित्व विहीन है। बगैर अर्थ के शब्द अस्तित्वहीन है। जैसे मैंने बोला, अ, कोई भी शब्द मैंने बना लिया जो है ही नहीं, का, गा, ला, कगल बना लिया मैंने, तो कगल कोई शब्द है ही नहीं, इसका कोई अर्थ है ही नहीं। तो बगैर अर्थ के शब्द अस्तित्वहीन होता है, निरर्थक होता है। यही इस वाक्य का अर्थ है। इस वाक्य में यही आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। शब्द शक्ति के शब्द में निहित इसी अर्थ की शक्ति पर विचार किया जाता है। शब्द शक्ति में जो शब्द के पास शक्ति छुपी हुई है, बैल को बैल बोला जा रहा है, विशेष प्रकार का जीव आ रहा है, तो शब्द बैल शब्द में एक शक्ति छुपी हुई है। शब्द शक्ति में इसी शब्द शक्ति में इसी अर्थ शक्ति पर विचार किया जाता है। काव्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ ग्रहण से ही काव्य आनंददायक बनता है। मतलब कुल मिला के जो शब्द शक्ति है, जो उसमें एक मीनिंग, एक अर्थ बोध कराने की क्षमता है, उसी कारण जो शब्दों के अर्थ ग्रहण, तो उसी से ही काव्य आनंददायक बनता है ना। इससे काव्य आनंददायक बनता है, एक पॉइंट तो यही हो गया। शब्द के अर्थ को समझने पर हमको एक आनंद की प्राप्ति भी होती है। काव्य आनंददायक बनता है, हमको भी एक आनंद की प्राप्ति होती है शब्द के अर्थ को समझने से। शब्द के अर्थ को समझने के लिए शब्द शक्तियों की जानकारी होना परम आवश्यक है।
अब रूढ़ी बता दिया था मैंने, अभी तक प्रयोजन। प्रयोजन मतलब किया कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब हम अपनी बात कहते हैं ना, और अपनी बात पर जोर देने के लिए जब हम कहते हैं, किसी शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे तो प्रयोजन वह। अब रूढ़ी, रूढ़ी मैंने आपको बता दिया, प्रसिद्धि, प्रयोग प्रवाह, अर्थात वैसा बोलने का चलन ही रूढ़ी है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है कि भाग जाना। 10 20 40 हो गया ऐसा कोई नहीं कहता। यानी भागने की रूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि 9 2 11 में ही है और किसी शब्द में नहीं है। अब प्रयोजन से अभिप्राय, अर्थात हमारे मन में कोई ऐसा अभिप्राय है, जैसे मैं किसी को बहुत ही ज़्यादा, किसी को बेवकूफ़ बोलने की तीव्र इच्छा है मेरे अंदर, और बेवकूफ़ बोल के मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, मुझे एक दूसरा शब्द चाहिए उसके लिए। तो हम, उदाहरण के लिए मैं किसी को मूर्ख कहना चाहता हूँ, है ना, लेकिन मूर्ख कहने से जो एक्सट्रीम, जो मीनिंग है उसका, अतिशयता प्रकट नहीं हो रही, तो हम कह देते हैं कि तुम बैल हो या तुम गधे हो। अब लक्षणा की शास्त्रीय परिभाषा, लक्षणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लक्षणा को अंग्रेजी में फिगरेटिव सेंस ऑफ अ वर्ड कहते हैं। फिगरेटिव सेंस ऑफ अ वर्ड, फिगर आउट करना। अब यहाँ पर बोला गया है, अगला पॉइंट है कि सभी मुहावरे और लोकोक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति ही होती है, ये बोला गया है। जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना मरना बड़ी लज्जा की बात है। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, अर्थात कि योग्य या गुणवान व्यक्ति के स्थान पर अयोग्य गुणहीन व्यक्ति का आधिपत्य होना। एक पद्यबद्ध उदाहरण है, निराला निराला की तुआ तोड़ती पत्थर कविता की, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब इसमें ये लिखा गया है कि दृष्टि रोती नहीं है ना, आंखें रोती हैं। मेरा मतलब है ना, दृष्टि रोती नहीं है, प्राणी रोता है ना। तो यहाँ पे मुख्यार्थ लागू नहीं किया जा सकता, बाधित हो जाता है। तब उससे हम दूसरा अर्थ लेते हैं, दूसरा अर्थ लेते हैं कि कवि उस स्त्री की बात कर रहा है जो जीवन में बार बार संघर्ष करती रहती है, लेकिन फिर भी वो झेल कर भी रोती नहीं है। एक और पद्यबद्ध उदाहरण है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीपक की लौ होती है, अरि हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। मतलब यहाँ क्या बोला कि विद्युत की इस चकाचौंध में, विद्युत की इस चकाचौंध को वैभव बोला गया है, जो लग्जरियस लाइफस्टाइल उसको बोला गया है, उसको बोला गया है देख दीप की लौ होती है, मतलब जो श्रमिक वर्ग होता है वो उसको देख करके रोता है। फिर बोला गया है कि अरि हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। और इसका मतलब तात्पर्य ये है, यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया गया है, जो महलों में जो लोग लग्जरियस लाइफ बिता रहे हैं वो श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम है, ये बोला गया है ना। मुख्यार्थ स्पष्ट है कि विद्युत की चकाचौंध में दीप की लौ होती है, अरि हृदय को थाम ले, यहाँ महल के लिए झोपड़ी बली होती है। महलों में रहने वाले लोगों की जो वैभव प्राप्त है और झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों के श्रम का परिणाम है। पद में महल यानी धनी, झोपड़ी यानी निर्धन, है ना, ये शब्द शक्ति से ही ग्रहित होते हैं। अब जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो दो प्रकार की होती है, एक रूढ़ा लक्षणा और एक प्रयोजनवादी लक्षणा। लक्षणा दो प्रकार की होती है, कारण के आधार पर कि किस कारण से का यूज हो रहा है ना। जैसे रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवादी लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा मैंने बता दिया, जो पहली बता चुका हूँ मैं, जो रूढ़ा मतलब जो पद्धति चली आ रही है, जैसे किसी राजा हरिश्चंद्र। और प्रयोजनवादी मतलब कि किस उद्देश्य से, किसी को हम बैल बुद्धि कहना चाह रहे हैं, मंद बुद्धि कहना चाह रहे हैं या बेवकूफ़ कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए गधा या बैल शब्द का उपयोग करेंगे। तो जहाँ रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ रूढ़ा लक्षणा, जैसे राजा हरिश्चंद्र। प्रयोजनवादी लक्षण, जहाँ प्रयोजन यानी उद्देश्य है ना, के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ प्रयोजनवादी लक्षण। किसी को मूर्ख कहना चाहता हूँ तो वहाँ पे बैल या गधे का उपयोग कर दिया, है ना। इसके अतिरिक्त जैसे शिवाजी सिंह है, तो शिवाजी सिंह नहीं है, शिवाजी एक इंसान थे, है ना, लेकिन सिंह शब्द का उपयोग हम विशेष प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। विशेष प्रयोजन अर्थात
हम उनकी जो बहादुरी के लिए, उनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें सिंह कह रहे हैं। ये लड़का शेर है तो लड़का शेर नहीं है, लड़का निडर है। अब गौणी लक्षणा, मैंने बोला ना कि अ, जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो दो प्रकार की होती है, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवादी लक्षणा। तो जो प्रयोजनवादी लक्षणा है वो भी दो प्रकार की होती है, गौड़ी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। गौड़ी लक्षणा भी दो प्रकार की होती